स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। भारतीय न्यायपालिका में चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायिक प्रक्रिया में देरी मुख्यतः मामला प्रबंधन नियमों और समय निर्धारण प्रथाओं के असंगत कार्यान्वयन के कारण होती है। दूसरा, न्यायाधीशों के मूल्यांकन के लिए इकाइयों की प्रणाली उन्हें सरल मामलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अधिक जटिल मामलों में देरी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। न्यायिक प्रक्रिया में देरी का कारण जिला और उच्च न्यायालयों में केस प्रबंधन और शेड्यूलिंग नियमों का असंगत कार्यान्वयन है, अतः कथन एक सही है। न्यायाधीशों के मूल्यांकन के लिए इकाइयों की प्रणाली उन्हें सरल मामलों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे जटिल मामलों में देरी होती है, अतः कथन दो भी सही है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चागोस द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, जिसमें 7 एटोल शामिल हैं, जिनमें सबसे उत्तरी एटोल को पेरोस बानहोस कहा जाता है। दूसरा, चागोस द्वीप समूह में मछली संग्रहण अप्रतिबंधित है तथा हिंद महासागर के बाहर से आने वाले फैक्ट्री ट्रालरों को भी स्वतंत्रता पूर्वक परिचालन की अनुमति है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, जिसमें 7 एटोल शामिल हैं, जिनमें सबसे उत्तरी एटोल को पेरोस बानहोस कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। हिंद महासागर में एकमात्र क्षेत्र जो औद्योगिक मछली संग्रहण से पूरी तरह से सुरक्षित है मालदीव और चागोस क्षेत्र है, अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था पर ईरान इजराइल युद्ध के संभावित प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प ए, बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के कारण वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना। विकल्प बी, तेल की कीमतों में उछाल के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव में वृद्धि। विकल्प सी, वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास के कारण भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेश में वृद्धि। या विकल्प डी, मांग में कमी के कारण ऊर्जा वस्तुओं विशेषकर कोयला और एलएनजी की कीमतों में कमी। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। सोने की कीमत आमतौर पर भू राजनीतिक संकट के दौरान बढ़ जाती है, क्योंकि इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी, विशेष रूप से भारत जैसे तेल आयातक देशों में। विदेशी निवेशक अस्थिर बाजारों से अपना निवेश वापस ले सकते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश कम हो सकता है। भू राजनीतिक तनाव के दौरान आपूर्ति बाधाओं के कारण कोयला और एलएनजी जैसी ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, अतः विकल्प बी सही है। मध्यम आय जाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 1990 के बाद से विश्व के 2/3 से अधिक देश सफलतापूर्वक मध्यम आय से उच्च आय की स्थिति में आ गए हैं। दूसरा, मध्यम आय के जाल से बचने के लिए देशों को आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। वर्ष 1990 के बाद से केवल 34 देश मध्यम आय से उच्च आय की स्थिति में परिवर्तित हुए हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। अर्थव्यवस्थाएं अक्सर 4000 से 7000 अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति आय स्तर पर स्थिर है, जिससे उच्च आय की स्थिति में संक्रमण करना मुश्किल हो जाता है। मध्यम आय के जाल से बचने के लिए देशों को आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अधिग्रहण के लिए उधार ली गई धनराशि पर ब्याज की कर कटौती वास्तविक ब्याज दरों पर ध्यान दिए बिना लाभांश के 20% तक सीमित है। दूसरा, कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना पर कर स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के समय नहीं बल्कि बिक्री के समय लगाया जाता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। विकल्प बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। या विकल्प सी, कथन एक सही है लेकिन कथन दो सही नहीं है। या विकल्प डी,
कथन एक सही नहीं है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। अधिग्रहण के लिए उधार ली गई धनराशि पर ब्याज की कर कटौती लाभांश के 20% तक सीमित है, चाहे वास्तविक ब्याज दरें कुछ भी हों, अतः कथन एक सही है। कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना पर वर्तमान में बिक्री के समय नहीं बल्कि विकल्पों के प्रयोग के समय कर लगाया जाता है, अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प सी सही है क्योंकि कथन एक सही है, कथन दो सही नहीं है। कवच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कवच भारत की राष्ट्रीय स्वामित्व ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली है और यह सुरक्षा अखंडता स्तर 4 मानकों को पूरा करती है। दूसरा, प्रणाली आपातकालीन ब्रेक लगाने के लिए डिजाइन किया गया है अगर ट्रेन सिग्नल द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक हो जाती है, जिससे टकराव से बचा जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। कवच भारत की राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी प्रणाली है और सुरक्षा अखंडता स्तर 4 यानी SIL 4 मानकों को पूरा करती है, अतः कथन एक सही है। यह प्रणाली आपातकालीन ब्रेक लगाने के लिए डिजाइन किया गया है अगर ट्रेन सिग्नल द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक हो जाती है, जिससे टकराव से बचा जा सके, अतः कथन दो सही है। कवच को 3 भारतीय संगठनों के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। प्रोटीन संरचना पूर्वानुमान और डिजाइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल ने प्रोटीन संरचना पूर्वानुमान की गति और सटीकता में काफी सुधार किया है। दूसरा, कंप्यूटेशनल विधियां अब पूरी तरह से नए कार्यों के साथ नए प्रोटीन के निर्माण की अनुमति देती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल ने प्रोटीन संरचना की पूर्वानुमान की गति और सटीकता को बदल दिया है, जो पहले एक कठिन प्रयोगात्मक प्रक्रिया थी, अतः कथन एक सही है। अल्फाफोल्ड नामक एक कृत्रिम बुद्धि प्रणाली ने लगभग 10 लाख प्रजातियों के 200 मिलियन प्रोटीनों की संरचना का पूर्वानुमान लगाया है। कंप्यूटेशनल विधियां अब पूरी तरह से नए कार्यों के साथ नए प्रोटीन के निर्माण की अनुमति देती हैं, जिससे विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलित प्रोटीनों के डिजाइन करने की संभावनाएं खुलती हैं, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। भारतीय शहरों में शहरी तापद्वीप प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, UHI प्रभाव के कारण कार्बन उत्सर्जित करने वाली मानवीय गतिविधियों और खराब शहरी डिजाइन के कारण शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी गर्म हो जाते हैं। दूसरा, UHI का प्रभाव मुख्य रूप से कारपोरेट केंद्रों और समाज के विशेषाधिकारों प्राप्त वर्गों पर पड़ता है, जबकि हाशिए पर पड़े समुदायों पर इसका प्रभाव न्यूनतम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। UHI प्रभाव कार्बन उत्सर्जक मानवीय गतिविधियों और खराब शहरी डिजाइन के परिणाम स्वरूप होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में तापमान काफी अधिक हो जाता है, अतः कथन एक सही है। UHI प्रभाव हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे डिलीवरी कर्मचारियों, ऑटो चालकों और निर्माण श्रमिकों पर असंगत रूप से प्रभाव डालता है, जो बाहरी परिस्थितियों के संपर्क में अधिक आते हैं, अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। बता दें कि कंक्रीट, डामर और कांच जैसी शहरी संरचनाएं गर्मी को रोककर और ऊर्जा की खपत बढ़ाकर UHI प्रभाव में योगदान करती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, RTI अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है तथा सूचना आयोग अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 ने व्यक्तिगत जानकारी तक आसान पहुंच को सक्षम करके RTI अधिनियम के दायरे का विस्तार किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना आयोग सूचना तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक शक्तियों के साथ अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं, अतः कथन एक सही है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 ने वास्तव में सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देकर RTI अधिनियम 2005 के दायरे को प्रतिबंधित कर दिया, अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है।
हालांकि व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 को वर्ष 2014 में पारित किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि केंद्र सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने में विफल रही है। भारत में इथेनॉल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत मक्का, गन्ना और चावल इथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमत एकमात्र कच्चे माल हैं। तीसरा, दूसरी पीढ़ी यानी 2G बायो एथेनॉल कृषि अपशिष्ट को फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करता है और खाद्य फसलों पर दबाव को कम करने में मदद करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, अतः कथन एक सही है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 और 2022 में इसके संशोधन से इथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न कच्चे माल की अनुमति मिलती है, जिसमें गुड़, बायोमास और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का शामिल हैं, लेकिन यह केवल मक्का, गन्ना और चावल तक सीमित नहीं है, अतः कथन 2 सही है। दूसरी पीढ़ी बायो एथेनॉल खाद्य फसलों पर दबाव को कम करने के लिए फीड स्टॉक के रूप में कृषि अपशिष्ट जैसे ठूंठ और बांस का उपयोग करता है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प ए सही है। पीएम वानी प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पीएम वानी का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई पहुंच प्रदान करना है। दूसरा, पीएम वानी के अंतर्गत पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस को सार्वजनिक वाईफाई की पेशकश करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ वाणिज्यिक समझौते करने की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। पीएम वानी का उद्देश्य डिजिटल डिवाइस को पाटने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक वाईफाई पहुंच प्रदान करना है, अतः कथन एक सही है। पीएम वानी में हाल ही में किए गए संशोधनों ने पीडीओ यानी पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ वाणिज्यिक समझौते करने की आवश्यकता को हटा दिया है, अतः कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। पीएम वानी ढांचे में हाल ही में किए गए संशोधनों से पीडीओ को सार्वजनिक हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए मौजूदा घर या कार्यालय वाईफाई एक्सेस पॉइंट से अधिशेष बैंडविड्थ का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की नई द्विपक्षीय निवेश संधि के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नए बीआईटी प्रावधानों के अनुसार विदेशी निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पहले 5 वर्षों के भीतर स्थानीय संस्थागत और न्यायिक उपायों का उपयोग करना होगा। दूसरा, यह संधि मेजबान राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्यों के कारण विदेशी निवेशकों को अधिग्रहण तथा अन्य नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।